राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी एपीओ क्रैश कोर्स के संदर्भ में शिनाख्त परेड के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इस तरह से आप लोगों ने अब तक शिनाख्त परेड तो पढ़ा होगा, लेकिन पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ 100 में 99% बच्चों ने इन 4 धाराओं को एक साथ नहीं पढ़ा होगा। और यदि आप में से किसी ने पढ़ा है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर मैं पढ़ा हूँ इस तरह से। क्या है ये? और नहीं पढ़े हैं तो ये भी बता दीजिएगा कि सर मैं अब तक इस तरह से तो नहीं पढ़ा था, एक से अधिक धाराओं का तुलना किया था, लेकिन जितनी धाराएं आपने बताई हैं इन सभी धाराओं को एक साथ मैंने नहीं देखा था। खैर चलिए, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि परसों की तारीख में यानी संडे को शाम 8 बजे लाइव क्लास ली जाएगी। तो शाम को 8 बजे आप लोग तैयार हो जाइएगा, बिल्कुल कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए। लाइव क्लास में आपकी समस्याओं का उत्तर दिया जाएगा, यानी प्रश्न आपका होगा, उत्तर हमारा होगा। साथ ही साथ सीआरपीसी में जो ट्रायल का प्रोविज़न है चैप्टर 18 से लेकर के 20 तक, वहाँ से आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उस पर खास चर्चा की जाएगी। चलिए, शिनाख्त परेड के बारे में तुलनात्मक अध्ययन का चार्ट मैंने बनाया है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि शिनाख्त परेड के बारे में अक्सर आप 2 जगह को ज़्यादा जानते हैं। एक एविडेंस की धारा 9 जिसको शिनाख्त परेड के नाम से जाना जाता है, दूसरा सीआरपीसी की धारा 54A। ठीक, 2 और धाराओं का उल्लेख मैंने किया है और वो दोनों धाराएं सीआरपीसी की। एक धारा 291A, दूसरा धारा 437 का तीसरा प्रोवाइजो। तो आइए देखते हैं क्या है सब। सबसे पहले लिखा मैंने गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। देखिए, शिनाख्त का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए, फिर शिनाख्त का मतलब है क्या, फिर किस प्रोविजन से कहाँ से रिलेट है इसको समझा जाएगा। शिनाख्त का मतलब होता है पहचान करना। कैसे? जैसे आपके घर में 4-6 लोग घुस आए या कोई एक व्यक्ति घुस आया अपराध करने के लिए, ठीक है, रात का समय था, मुंह पे वगैरह गमछा वगैरह बांध रखा था या नहीं भी बांध रखा था, आपको थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा था या अंधेरा था, आपने सही से देख नहीं पाया, यानी जो पीड़ित व्यक्ति है वो अभियुक्त को पहचान नहीं पाया, लेकिन वो उसकी होलिया को देख लिया, उसकी लंबाई को, उसकी कठकाठी को, उसके बालों को, ठीक है, उसके हाथ में लंबे लंबे नाखून, मतलब कि कुल मिला के उसके शरीर के रूप रंग को उसने देखा, होलिया देख लिया है, लेकिन चेहरा से नहीं पहचानता है एग्जैक्ट। अगर उस व्यक्ति को उसके सामने से गुजारा जाए, 2-4 लोगों को जैसे गुजारा जाए, जो लोग आरोपी नहीं हैं अपराध के, उनको भी अगर पीड़ित व्यक्ति के सामने से गुजारा जाए तो वो पहचान जाएगा। तो इसी तरह से जब संदिग्ध लोग होते हैं जो अपराध करते हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाती है, ऐसे व्यक्तियों को जब पीड़ित के सामने से गुजारने की प्रक्रिया शुरू की जाती है और पीड़ित उन्हें पहचान लेता है तो इसी को शिनाख्त कहते हैं। ठीक है, यही शिनाख्त परेड की कार्रवाई होती है। अब ये शिनाख्त परेड में जो अभियुक्त को पहचाना है विक्टिम ने, अब वो गलती भी तो हो सकती है, पता चला उसी जैसा होलिया का कोई दूसरा व्यक्ति और पीड़ित ने कह दिया बस यही है अपराधी, तो पता चला कोई निर्दोष व्यक्ति भी नप जाएगा। तो यहाँ एक संभावना जितनी उसके सही होने की होती है उतना ही संभावना लगभग गलत होने की भी होती है। तो शिनाख्त परेड किस धारा में कराया जाता है, कौन कराता है, किसके परमिशन से कराया जाता है, क्या इसे साक्ष्य में पेश किया जा सकता है कि नहीं, शिनाख्त परेड करने वाले व्यक्ति को
एग्जामिन किया जा सकता है या नहीं। शिनाख्त परेड के बारे में सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी में भी कुछ प्रावधान किया गया है। तो चलिए इसी पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ जिक्र किया है, हेडिंग लिखा हूँ शिनाख्त परेड के बारे में तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक क्यों? क्योंकि एक से अधिक प्रोविजन का तुलना एक साथ किया जा रहा है। आइए, सीआरपीसी की धारा 54A जो 2005 में जोड़ी गई है, ये ध्यान रखना है आपको, कब जोड़ी गई है? 2005 में धारा जोड़ी गई है और 2013 में इसमें फिर एक संशोधन होता है, 2 नए प्रोवाइजो जोड़े जाते हैं। तो धारा 54 का में 2 नए प्रोवाइजो भी इस समय 2013 से अंततः स्थापित किए जा चुके हैं। तो सीआरपीसी की धारा 54 ये में कहा गया है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और शिनाख्त के वो अन्वेषण के प्रयोजन के लिए थाने का भारसाधक अधिकारी न्यायालय से निवेदन करता है जिसके समक्ष वो पेश किया गया है, तब न्यायालय ऐसी स्थिति में ये मंजूरी दे सकता है कि ऐसे व्यक्तियों की शिनाख्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से कराई जाए। तो शिनाख्त कौन कराएगा? यानी मंजूरी न्यायालय देता है धारा 54 में, और परमिशन लेने का आवेदन वो थाने का भारसाधक अधिकारी करता है अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, जब कोई आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है। ठीक, अब अन्वेषण कौन कराएगा? अब इसी पे एक विवाद था कि अन्वेषण शिनाख्त कौन कराएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का इसी पे एक जजमेंट आया, राम किशन बनाम बम्बई प्रदेश का 1953 का ये केस है। राम किशन बनाम बम्बई प्रदेश 1953 का ये केस है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि शिनाख्त परेड कोई भी व्यक्ति करा सकता है। इस केस में, रामकिशन के केस में शिनाख्त परेड पंचों के द्वारा कराया गया था। जो पंच होते हैं गाँव के, उनके द्वारा शिनाख्त परेड कराया गया था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने विधिमान्य मान लिया, वैलिड मान लिया। लेकिन यहीं पे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये नियम लागू नहीं है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मैनुअल ऑर्डर 1954 के पैरा 496 में लिखा हुआ है कि शिनाख्त परेड कोई ऐसा मजिस्ट्रेट ही करा सकता है जो पिछले 6 मामलों में भाग लिया हो। यानी ऐसा कोई मजिस्ट्रेट कराएगा जिसके पास पिछले 6 महीने का अनुभव, पिछले 6 मामले में शामिल होने का अनुभव हो। ये उत्तर प्रदेश का नियम है। चलिए, अब प्रश्न ये है कि अगर क्वेश्चन जनरल वे में पूछा जाता है कि शिनाख्त परेड किसके द्वारा कराया जाता है, लिखा है पुलिस अधिकारी द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, उपरोक्त सभी सही है। तो आप जनरल वे में क्वेश्चन अगर है तो सभी सही है, इस पर टिक करिएगा। अगर पर्टिकुलर यूपी का क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप मजिस्ट्रेट पे टिक करिएगा। और ऑप्शन में ये भी है कि ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे पिछले 6 मामले में शामिल होने का अनुभव हो, तो ये सबसे बेहतरीन सटीक उत्तर होगा। लेकिन यूपी का पर्टिकुलर करके यूपी का नाम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जनरल वे में पूछा जाता है। भले वो यूपी का ही एग्जाम क्यों ना हो, तो भी आप टिक उसी पे करिएगा कि कोई भी व्यक्ति शिनाख्त परेड करा सकता है। तो धारा 54A में शिनाख्त परेड कराए जाने का परमिशन न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। धारा 2005 में धारा जोड़ी गई है, 2013 में इसमें कह दिया गया साफ तौर से। ठीक है, अच्छा, फिर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लाइव क्लास संडे को 8 बजे अपने निर्धारित समय पे फिर से प्रारंभ होगी। ठीक है, जिसमें प्रश्न आपके होंगे, उत्तर हमारे, और ट्रायल का जो चैप्टर है 18 to 21 पे डिस्कशन किया जाएगा। चलिए, तो धारा 2013 में जोड़ दिया गया, शिनाख्त परेड करने वाला व्यक्ति यदि शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो तो पहले प्रोवाइजो में लिखा गया कि वो न्यायालय के पर्यवेक्षण में होगा। और यहाँ दूसरे पैरा में लिख दिया गया कि उसकी वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। ये शिनाख्त परेड करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है तो शिनाख्त की कार्रवाई की वीडियो भी तैयार की जाएगी। ठीक, तो ये है धारा 2005 धारा 54A, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब शिनाख्त करने वाला अगर कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है तो उसने जो शिनाख्त किया है उसे साक्ष्य में पेश किया जा सकेगा। धारा 291 ये लिखा है, ये भी 2005
में जोड़ा गया है। सीआरपीसी की धारा ये भी है। लेकिन यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने शिनाख्त में भाग लिया है तो ज़रूरत पड़ने पे उसे एग्जामिन करने के लिए समन करके बुलाया जा सकता है। क्या करके? उसे समन करके बुलाया जा सकता है। कहाँ लिखा है? 291A में ये बात लिखी हुई। तो मजिस्ट्रेट के शिनाख्त रिपोर्ट, तो 291A भी याद रखिएगा। साथ ही साथ लिखा हुआ है धारा 437 की उपधारा 1 के तीसरे प्रोवाइजो में लिखा हुआ है, क्योंकि धारा 437 में टोटल 7 प्रोवाइजो, वो 7 उपधाराएं हैं। इसके पहले उपधारा के तीसरे प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अजमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, अजमानती नॉन बेलेबल ऑफेंस के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो यदि उस व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अन्यथा राइट मिल गया है, यानी किसी भी तरीके से वो जमानत पे छूटने का हकदार हो गया है, तो मात्र इस कारण से कि अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी शिनाख्त के लिए आवश्यकता पड़ेगी, यानी शिनाख्त कराने के लिए उसकी ज़रूरत है, शिनाख्त के प्रयोजन के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक है अन्वेषण के दौरान। ये आधार मतलब शिनाख्त को अन्वेषण के दौरान अभियुक्त का शिनाख्त कराने के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक है, ये आधार उसकी जमानत को नामंजूर करने का आधार नहीं हो सकता है। अगर उसे अन्यथा जमानत पाने का राइट है अजमानती अपराध में, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अगर पुलिस अधिकारी आपत्ति करता है कि साहब नहीं, इसे जमानत पे मत छोड़ो क्योंकि अन्वेषण के दौरान इसकी शिनाख्त करनी है, तो ये आधार जमानत खारिज करने का नहीं होगा। तो ये कहाँ लिखा है? धारा 437 की उपधारा 1 के तीसरे प्रोवाइजो में। और काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 9, ठीक है, सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की है, जिसमें शिनाख्त परेड जो धारा 54A में कराया जाता है, इसे साक्ष्य में पेश किया जा सकता है। तो साक्ष्य में दिए जाने की जो छूट दी गई है, यानी जो उसे रिलेवेंसी घोषित की गई, उसकी सुसंगतता बनाई गई है, वही एविडेंस की धारा 9 है। एविडेंस की धारा 9 का जो तीसरा पैरा है, वहाँ कोई नंबरिंग नहीं किया गया है, ठीक है, कोई नंबरिंग नहीं किया गया है, लेकिन तीसरा पैरा माना जाता है कि व्यक्ति या वस्तु की शिनाख्त से संबंधित है। तो व्यक्ति या वस्तु की यदि शिनाख्त की जाती है तो वो साक्ष्य में पेश किया जा सकेगा। ये धारा 9 छूट देती। धारा 9 में शिनाख्त की कार्रवाई नहीं लिखा है, शिनाख्त की कार्रवाई में जो शिनाख्त किया गया है इसे साक्ष्य में पेश करने की छूट दी जा सकती है। वो रिलेवेंसी बताती है धारा 9 में, शिनाख्त करने की बात धारा 54A में बताई गई है, ठीक है। और धारा 9 एविडेंस में उसकी रिलेवेंसी बताई गई कि उसे साक्ष्य में दिया जा सकता है। कहाँ लिखा है? धारा 9 के तीसरे पैरा में। पैरा नंबर वहाँ नहीं ध्यान रखिए लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, आपको खोजना होगा। तीसरे पॉइंट पे, तीसरे स्टेप पे यही बात लिखी हुई है, क्योंकि वहाँ धारा 9 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी विवादक या सुसंगत तथ्यों को स्पष्ट करने वाले या उन्हें पुनः स्थापन करने वाले अथवा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करने वाले तथ्य अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु का पहचान स्पष्ट करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। तो इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन के रूप में शिनाख्त परेड के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो आप इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आप जो है वीडियो पे जा करके कमेंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, संडे के दिन शाम को 8 बजे लाइव क्लास प्रारंभ की जाएगी। आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में उस पर जुड़िएगा। आप लोगों के प्रश्न होंगे, उत्तर हमारे होंगे, साथ ही साथ CRPC के विचारण के प्रोविज़न पे चर्चा की जाएगी।